Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video, we are going to know the big empire, the very large empire. Sikandar had to, or you may say Alexander had to take control of before reaching India. इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सा ऐसा बड़ा और विशाल साम्राज्य था, हाँ, जिसको कंट्रोल किए बगैर, हाँ, सिकंदर का भारत में आक्रमण या भारत में प्रवेश जो था वो नामुमकिन था। तो इसे हम देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ दो मैप बनाए हुए, एक भारत का है और एक अफ्रीका, और ये भारत है, साथ साथ कुछ यूरोप है, हाँ, एशिया का पार्ट भी है। और इधर आप देखेंगे कि अगर मैंने बनाया नहीं है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, उतनी की जरूरत नहीं है। यहाँ पहले हम भारत के मैप में समझते हैं कि 326 बीसी में सिकंदर 326 बीसी यानी ईसा पूर्व में अटैक होता है सिकंदर का भारत पर, इन्वेजन होता है। ठीक है, आप अगर देखें तो थोड़ा सा समझते हैं कि नदियों का बड़ा इंपॉर्टेंस था उस समय। ठीक है, तो देखिए आज भी नदियों का इंपॉर्टेंस तो हमेशा रहता है। देखिए ये जो है ये सिंधु नदी है, इंडस रिवर जिसको कहते हैं। ये आप देखिए थोड़ा सा बेटर ढंग से अगर हम बना लें तो ये देखिए ये है, ये इंडस नदी एक तरह से देखें। ये है आपको इंडस के बाद ये झेलम। ठीक है, झेलम के बाद देखेंगे चेनाब। ठीक है, चेनाब के बाद ये ब्यास नदी, चेनाब के बाद ये है रावी नदी, रावी के बाद ये व्यास, और व्यास के बाद ये सतलज नदी। ठीक है, मैं यहां पे सिंबॉलिक नाम दे देता हूं, आई यानी कि इंडस, यहां पे है झेलम। ठीक है, फिर है चेनाब के बाद ये आर लिख रहा हूं मैं, रावी के बाद ये जो है ये सतलज है। ठीक है, व्यास है, देखिए ये व्यास है। ये व्यास है, बी लिख रहा हूं मैं। देखिए लिखने में थोड़ा स्पेस कम पड़ जा रहा है, तो मैं कोशिश करता हूं फिर एक जगह क्लियर कर दूंगा अलग से। ये देखिए ये व्यास है, ये मैं लिख रहा हूं बी, और ये सतलज। अगर आपको दिक्कत हो रही तो मैं ऐसे बनाता हूं। देखिए सिंधु नदी, हाँ, अगर हम लाइन से देखें तो इंडस के बाद ये हो गया इंडस। ठीक है, ये इंडस के बाद ये झेलम के बाद ये चेनाब के बाद रावी के बाद व्यास, बी या वी कुछ भी लिख ले आप, वी से भी लिख सकते हैं, व्यास, और ये सतलज। ठीक है, तो लाइन से मैंने लिखा हुआ है। आपको एक दो चीजें समझ जानी है इसमें। अभी हम बात करेंगे वो कौन सा एम्पायर था, कौन सा बड़ा साम्राज्य था। वैसे हमने एक बड़ा वीडियो किया हुआ है सिकंदर के इन्वेजन पे, बहुत बड़ा वीडियो है वो, 1.25 घंटे की वीडियो होगी, तो उसको आप देखेंगे तो डिटेल आपको मिलेगा। फिर भी ये हमारा एक पिन पॉइंटेड वीडियो है। तो देखिए इंडस और झेलम चेनाब, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे रावी, पांचवें नंबर पे व्यास, और छठे नंबर पे सतलज है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इंडस का नाम तो इंडस का है, सिंधु कह ले हिंदी में। ठीक है, प्राचीन नाम झेलम का था क्या? झेलम का नाम था वितास्ता, और यूनानी इसको हाइडस्पेज भी कहते थे, झेलम नदी को। उसके बाद चेनाब है पुराना नाम, प्राचीन नाम अस्किनी। रावी है उसके बाद, चेनाब के बाद रावी, जिसका पुराना नाम है क्या, परवोशिनी। उसके बाद व्यास, बी से लिखा हुआ है मैंने, विपाशा, हाँ, व्यास का विपाशा, और उसके बाद लास्ट में सतलज,
इसको बोलते थे शत्रुदी। प्राचीन नाम भी याद रखना जरूरी होता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो ये जो था आप सिकंदर अफगानिस्तान के रास्ते से आएगा। हाँ, यहाँ अफगानिस्तान होगा, ठीक है, यहाँ अफगानिस्तान होगा, यहाँ पे अफगानिस्तान होगा, तो ऐसे रास्ते से आएगा अफगानिस्तान होता हुआ। तो आप देखेंगे कि जो क्षेत्र ये वाला है ना, देखिए ये इंडस और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इंडस और झेलम के बीच का, ये आंधी का क्षेत्र था, ठीक है। और झेलम और चेनाब के बीच का जो क्षेत्र था ये था पोरस का, हाँ, पोरस का क्षेत्र था। तो आंधी तक्षशिला का राजकुमार था या राजा था, जो भी कह लिया। उसके बाद पोरस का साम्राज्य था। तो सिकंदर पहले यहां आता है, और जो इंडस और झेलम के बीच क्या है, इंडस और झेलम के बीच ये वाला जो क्षेत्र है, इंडस और झेलम के बीच ये वाला जो क्षेत्र आप समझ लीजिए, इंडस और झेलम के बीच का ये क्षेत्र था आंधी का। आंधी का यहां मैं स्पेस कम होने के कि ये वाला क्षेत्र देख लीजिए, मैं ग्रीन से कर देता हूं, ये वाला क्षेत्र आंधी का था, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र जो था ये आंधी का था, यही वाला, ठीक है। और झेलम और चेनाब के बीच का, यानी झेलम और चेनाब के बीच का अगर देखा जाए तो झेलम और चेनाब के बीच का ये क्षेत्र, ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र ये पोरस का था, ये था पोरस का, ये आंधी का था, और ये था पोरस का, ये वाला क्षेत्र पोरस का, पोरस का था। तो सिकंदर क्या करता है कि भाई यहां आता है, जब इंडस नदी के किनारे आएगा, झेलम तक पहुंचेगा, इंडस के बाद जब झेलम तक पहुंचेगा, इंडस और झेलम के बीच का क्षेत्र है किसका, आंधी का। तो इंडस पे जब पहुंचेगा तो खुद ही आंधी जो है समर्पण कर देगा, सरेंडर कर देगा, और वो सिकंदर के साथ मिल जाएगा। सिकंदर आगे बढ़ेगा तो उसका जो है मुकाबला झेलम और चेनाब के बीच में जो शासक है पोरस, उससे होगा। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि पोरस और सिकंदर की लड़ाई होती है, और सिकंदर जो है उसमें जीतता है। फिर पोरस को बंदी बनाकर ले आया जाता है, और सिकंदर पूछता है उससे कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस कहता है कि जैसा एक राजा के साथ करता है। उसके बाद सिकंदर पोरस की बातों से इंप्रेस होता है, उसकी बहादुरी से इंप्रेस होता है, और उसका जो भी एरिया है वो लौटा देता है, ऐसा कहा जाता है। ये इतिहास में लिखा हुआ है जो हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हकीकत कुछ अलग ही कही जाती है। अगर हम ईरानी राइटर्स और इंडियन राइटर्स की बात करें, इंडियन स्कॉलर्स की बात करें, तो उसमें यह भी कहा जाता है कि ये यूनानियों ने बना दिया है, या वेस्टर्न राइटर्स ने ये बना दिया है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन वास्तव में पोरस ने सिकंदर को हराया था। इस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे, हमें तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो आपको यहां समझ गए, इंडस और झेलम के बीच का क्षेत्र था किसका, आंधी का। आंधी सरेंडर कर देगा। फिर वो झेलम पे जब पहुंचेगा तो यहीं पे झेलम और चेनाब के बीच का क्षेत्र जो है ये है पोरस का। तो झेलम पे लड़ाई होगी सिकंदर की, जिसे कहते हैं, ये 326 बीसी में लड़ाई होती है झेलम पे, ठीक है। और जिसे बैटल ऑफ झेलम, या झेलम को हम कहते थे, झेलम को हम कहते थे क्या, वितास्ता। झेलम को का प्राचीन नाम वितास्ता, या झेलम, बैटल ऑफ झेलम जो है इसको बैटल्स ऑफ हाइडस्पीज, हाइडस्पीज भी कहा जाता है, बैटल ऑफ हाइडस्पीज, बैटल ऑफ हाइडस्पीज, बैटल ऑफ हाइडस्पीज। इसी को बैटल ऑफ झेलम कह लीजिए या बैटल ऑफ वितास्ता कह लीजिए, बात वही है। क्योंकि यूनानी जो है, ग्रीस, सिकंदर चूंकि यूनान का था, मैसिडोनिया से आया था वो, अभी मैं बताऊंगा। तो ग्रीक में कहते हैं झेलम को हाइडस्पीस, तो इसको बैटल ऑफ हाइडस्पीस भी कहते हैं। तो यहां पे वही लड़ाई होती है, और फिर सिकंदर उससे इंप्रेस होकर, मैंने कहा कि उसका जो एरिया है उसे लौटा देता है। बाद में उसके सैनिक ब्यास नदी तक पहुंचते हैं, लेकिन ब्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और यहीं से उनको लौटना पड़ेगा, ठीक है, लौटना पड़ेगा। और बाद में सिकंदर जब लौटेगा तो सिकंदर लौटते समय क्या करेगा, सिकंदर की सेना जब मना कर देगी ब्यास नदी को पार करने से, ऐसा होता है कि सिकंदर की सेना मना करती है ब्यास नदी को पार करने से, तो यहां पर ये पहुंचेगा नदी के मुहाने पे, सिंधु नदी के मुहाने पे सिकंदर पहुंचता है। सिंधु नदी के मुहाने पे जब पहुंचता है, यहां पहुंच के वो अपने सेना को दो भागों में बांटेगा, एक
लैंड रूट से चली जाएगी सेना, दूसरी समुद्री मार्ग से चली जाएगी, और लैंड रूट से जाते हुए रास्ते में बेबीलोन एक जगह है, बेबीलोन इराक में, ठीक है, यहीं पे 323 बीसी में सिकंदर की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने बस थोड़ी सी आपको जानकारी दी क्योंकि इसमें हम पूरा वीडियो कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सिकंदर के भारत में आक्रमण की कहानी है कि जो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें जानना क्या है, हमें जानना है कि भारत आने से पहले, भारत में तो इसने 326 बीसी में अटैक किया, लेकिन भारत आने से पहले कौन सा ऐसा साम्राज्य था जिसको जीते बगैर सिकंदर का भारत में इन करना नामुमकिन था। तो समझिएगा, देखिए ये हमने बनाया है अफ्रीका, यहां पर ये है अफ्रीका, ठीक है, ये है अफ्रीका, ये है इंडिया यहां पर, ठीक है, ये इंडिया है। देखिए ये है लाल सागर और ये है फारस की खाड़ी, हाँ फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ। अब आप देखेंगे सिकंदर कहां से आया था, देखिए ये पुर्तगाल है नीचे, इसके ऊपर जाएंगे तो स्पेन होगा, फिर ये इटली होगा, फ्रांस होगा, ठीक है, ये इटली निकला हुआ है, और यहीं से ये देखिए ये पूरा जो है यूनान है, ये यूनान है, ये जो है ये यूनान का क्षेत्र है, ये ग्रीस है यहां पर, ये जो है ग्रीस है, ठीक है, और यही जो है ग्रीस में मैसिडोनिया एक जगह है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ये मैसिडोनिया है, ठीक है, ये मैसिडोनिया है। तो सिकंदर क्या करेगा, पहले सिकंदर यहां पे इसे जीतेगा, ये यूरोप का पार्ट हो गया ना, ये यूरोप का पार्ट हो गया, ये पहले ये पूरा यूनान वाला क्षेत्र जीत लेगा। जीतने के बाद ये एशिया माइनर तुर्की के रास्ते इधर इन करेगा, हाँ तुर्की आएगा, तुर्की जीतेगा, और तुर्की जीतने के बाद फिर यहां पर देखिए इजिप्ट है, इजिप्ट को जीत लेगा, हाँ इजिप्ट को जीत, तुर्की यानी कि एशिया माइनर, उस समय एशिया माइनर कहते थे, यहां पर इजिप्ट है अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो इधर आपको इराक होगा, ईरान होगा, फिर ईरान यहां होगा, ईरान होगा, फिर बैक्टीरिया होगा, और बैक्टीरिया के बाद अफगानिस्तान होगा, ठीक है ना, ये अफगानिस्तान मैंने बताया था। तो ये पूरा साम्राज्य जो था, एक तरह से देखेंगे तो ये पूरा साम्राज्य देखिए किसका था, यही पूरा साम्राज्य जो था बहुत बड़ा साम्राज्य था, और ये साम्राज्य था ईरानी साम्राज्य, ये साम्राज्य था ईरानी साम्राज्य, ठीक है, ईरानी एम्पायर था पूरा। ईरान तो यहां पर है, लेकिन ईरान के कंट्रोल में ये सारा था, एशिया माइनर था, इजिप्ट था, हाँ उसके बाद आपको इराक है, ये एशिया माइनर है, यहां पर इजिप्ट है, सीरिया भी, यहां पे सीरिया भी है, हाँ तुर्की, सीरिया, इजिप्ट, उसके बाद इराक, ठीक है, ईरान, उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद ये अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद ये यहां से भारत में प्रवेश करेगा। देखिए मैंने बताया, ठीक है, ये जो मैंने बताया ये भारत में, देखिए ये भारत यहां से हो जाएगा, तो ये अफगानिस्तान के रास्ते भारत में करेगा। तो ये पूरा साम्राज्य जो है इसे कहा जाता था ईरानी साम्राज्य, और ईरानी साम्राज्य को ही आप कह दें ये पूरा ईरानी साम्राज्य है, ठीक है, ईरानी साम्राज्य, तो ईरानी साम्राज्य कहेंगे, और ईरानी साम्राज्य को ही कहते थे, या आप इसे हखामनी कह दें, हखामनी डायनेस्टी, हखामनी डायनेस्टी, हखामनी साम्राज्य भी कह ले, इसे आप कह ले हखामनी, हखामनी, हखामनी क्यों, क्योंकि हखामनी वंश चलता था ईरान में, जैसे यहाँ मगध वंश में आपको हर्यक वंश, मगध में चला आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हाँ नंद वंश ऐसे चला, वैसे ही यहाँ हखामनी डायनेस्टी भी था। तो ये इसे हम ईरानी कहेंगे, ईरानी साम्राज्य कहेंगे, हखामनी साम्राज्य कहेंगे, या हम कहेंगे इसे पारसी साम्राज्य, हाँ पारसी अंपायर या पारसिक अंपायर या फारस साम्राज्य, कुछ भी कह ले, ईरान को ही फारस भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये हखामनी डायनेस्टी या हखामनी साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, ठीक है, इसके कई नाम हैं, देखिए मैं लिखता हूं हखामनी, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये पूरा साम्राज्य जो है, ये पूरा साम्राज्य इसको कहेंगे जो ईरानी साम्राज्य है, हखामनी और ईरानी तो मैंने लिख दिया, आप पारसिक कह ले, फारस का साम्राज्य, फारस का
साम्राज्य, फारस का साम्राज्य कह सकते हैं, पारसिक भी कहा जाता था, पारसिक साम्राज्य कहा जाता था। ठीक है, तो ये कुछ भी कह ले, ईरानी, हखामनी, फारस का साम्राज्य, पारसिक, ये पूरा जो था, ये पूरा हखामनी या ईरानी, या इंग्लिश में अकमेनियन डायनेस्टी भी कहते हैं, अकमेनियन एम्पायर। ठीक है, मैंने बताया हुआ है अकमेनियन। देखिए ये अकमेनियन ऐसे भी लिख सकते हैं, अकमेनियन। ठीक है, या अकमेनिड एम्पायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अकमेनियन एम्पायर, तो ये आप समझ लीजिए कि आप इसे अकमेनियन एम्पायर कहिए, या आप इसे फारस का साम्राज्य कहिए, आप इसे पारसिक साम्राज्य कहिए, आप इसे ईरानी साम्राज्य कहिए, या आप इसे हखामनी, हखामनी इसी को कहेंगे। तो ये पूरा साम्राज्य जो है हखामनी साम्राज्य है। तो इसी हखामनी साम्राज्य पे सिकंदर जो है कंट्रोल करता है। पहले ये छोटा सा यहाँ पे मेसिडोनिया है। ठीक है, मेसिडोनिया में ये शासक बनता है, उसके बाद पूरा यूनान को जीतेगा। ये यूनान को जीतने के बाद यहां से आएगा। देखिए ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इटली मैंने बनाया हुआ है, यहीं पे ये ग्रीस बना हुआ है, ये तुर्की के सहारे भारत में ये आएगा। यहाँ पे एशिया माइनर यानी कि तुर्की, आज का तुर्की, एशिया माइनर को जीतेगा, फिर सीरिया, फिर इजिप्ट यहाँ पे अफ्रीका में चला जाएगा। हाँ, उसके बाद ये इराक है, फिर ईरान है, उसके बाद बैक्टीरिया, अफगानिस्तान, ऐसे करके पूरा साम्राज्य जो है ये हखामनी साम्राज्य में था। उस समय भारत का भी कुछ क्षेत्र, कंबोज, गांधार, ठीक है, सिंध का कुछ पार्ट जो आज पाकिस्तान में, वो भी उस समय हखामनी साम्राज्य में शामिल था। ठीक है ना, तो ये पूरा हखामनी साम्राज्य था। और इस हखामनी साम्राज्य को हराने के बाद, इसको कंट्रोल करने के बाद ही सिकंदर भारत में प्रवेश कर पाता है। क्योंकि देख लीजिए कितना बड़ा अंपायर है, अगर इसको ये बीट नहीं कर पाता, यही रास्ता है, तो इसका भारत में इन करना नामुमकिन था। और इसीलिए चूंकि देखिए मेसिडोनिया कितना छोटा सा है, यहां देखिए इतना छोटा सा पॉइंट के बराबर है, एक पॉइंट के बराबर मेसिडोनिया है। और जब मेसिडोनिया से निकलता है ये पूरा हखामनी साम्राज्य जीतता है, तो ये हखामनी साम्राज्य जो है, समझ लीजिए 40 मेसिडोनिया इक्वल टू हखामनी एम्पायर। ठीक है, 40 मेसिडोनिया। आप, मुझे लगता है थोड़ा लाइट पड़ेगा, मैं ब्लैक से ही लिख दूं, यानी कि मेसिडोनिया का 40 गुना हखामनी साम्राज्य बड़ा है। 40 मेसिडोनिया इक्वल टू हखामनी अंपायर, यानी कि यही जो 40 मेसिडोनिया है, मेसिडोनिया का 40 गुना है ये ईरानी साम्राज्य, और इसीलिए ये हराता है यहां पर। तो हखामनी साम्राज्य चूंकि 40 गुना है, तो इसको हराने के बाद सिकंदर महान कहा जाने लगता है, इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, ये देखिए कि कौन सी लड़ाई होती है यहां पर। शासक कौन है हखामनी साम्राज्य का? यहां पे जो रूलर है हखामनी साम्राज्य का, जो रूलर है यहां पे, वो है दारा, ईरानी साम्राज्य का, या ऐसे कर ले, ईरानी साम्राज्य का जो रूलर है, ईरानी साम्राज्य का जो रूलर है यहां पे, रूलर कौन है? डेरियस थर्ड, या इसी को हम कहेंगे दारा थर्ड, दारा तृतीय हिंदी में कहेंगे। तो देखिए ये हमने सब कुछ जान लिया यहां से कि सिकंदर चलता है मेसिडोनिया से, बहुत ही छोटा सा इसका साम्राज्य है। पहले ये जीतेगा पूरा यूनान, उसके बाद एशिया माइनर आएगा, ठीक है, यानी कि आज का तुर्की, सीरिया जीतेगा, उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका है, ये इजिप्ट है यानी कि मिस्र है, मिस्र जीतेगा, उसके बाद यहाँ पे इराक है, ठीक है, ईरान आएगा, बैक्टीरिया और अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से ये भारत में इन करेगा। ठीक है, तो ये पूरा हखामनी साम्राज्य था जिसे जीते बगैर सिकंदर का भारत में प्रवेश नामुमकिन था। और ये 40 गुना बड़ा था, मैंने यहां पर लिख दिया है 40 मेसिडोनिया, इस मेसिडोनिया के 40 गुना बड़ा था हखामनी साम्राज्य, या हम कहें ईरानी साम्राज्य, या हम कहें फारस का साम्राज्य, या हम कहें पारसिक साम्राज्य, कुछ भी कह लें, अकमेनियन एम्पायर, जो भी कह लें।
ठीक है, तो इसको हराना बहुत बड़ी बात है सिकंदर के लिए, क्योंकि 40 गुना बड़े साम्राज्य को हराने के बाद ही इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान कहा जाने लगता है। और उस समय जब हराता है तो ये उस समय रूलर कौन है वहां पे, शासक कौन है यह खामानी साम्राज्य का? यह खामानी साम्राज्य का शासक डेरियस थर्ड या दारा तृतीय। देखिए ईरान ये है यहाँ पर, ये ईरान के कंट्रोल में, अलग अलग देश हैं आज के उस समय भी, लेकिन ईरान ने अपने कंट्रोल में सबको कर रखा था और इसीलिए इसको ईरानी साम्राज्य, सारे को कहा जाता था ईरानी साम्राज्य, हाखामनी साम्राज्य। और ये बैटल कौन सा था? जो ये डेरियस थर्ड के साथ जो बैटल हुआ, इसके साथ डेरियस थर्ड के साथ जो बैटल हुआ, बैटल जो हुआ था, इस बैटल को कहा जाता था बैटल ऑफ डेरियस थर्ड, ऐसे लिख दीजिए इसको, हाँ, बैटल ऑफ अराबेला या गोगोई मेला। ठीक है, अराबेला या गोगोई मेला याद रखिए आप, ये मैंने बताया हुआ है आपको। बैटल ऑफ अराबेला या गोगोई मेला, हमें ये अभी इस वीडियो में जानना जरूरी नहीं है। 331 बीसी में, और ये जो बैटल होता है दारा थर्ड के साथ, सिकंदर वर्सेस दारा थर्ड, ये जो लड़ाई होगी, या डेरियस थर्ड, ये 331 बीसी में होगी। ठीक है, 331 ईसा पूर्व होगी। और देखिए 326 में ये अटैक करता है भारत पर, यानी कि यहां से पहुंचने में 5 वर्ष लग जाएंगे। हाँ, यहां से जीतने के बाद ईरानी साम्राज्य को भारत में इन करने में इसको 5 वर्ष का समय लगेगा। 19 महीने तक सिकंदर भारत में रहता है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया कि हखामनी साम्राज्य, आपको ध्यान देना है, हखामनी साम्राज्य को जीतना जरूरी था सिकंदर के लिए, या हम कहें ईरानी साम्राज्य को जीतना जरूरी था। ठीक है, या हम कहें फारस के साम्राज्य को जीतना जरूरी था, या हम कहें पारसिक साम्राज्य को जीतना जरूरी था, या हम कहें कि अकामेनियन एम्पायर को जीतना जरूरी था। हखामनी जो है वंश चलता था, डायनेस्टी चलती थी ईरान में। ठीक है, जैसे भारत में मैंने बताया कि हर्यक डायनेस्टी, हाँ, नंद डायनेस्टी, इस तरह के वंश थे, वैसे ही हखामनी डायनेस्टी चलता था, इसलिए इस साम्राज्य का नाम भी हखामनी रखा गया। ठीक है, तो ये आपको यहां पर समझना था। तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। बाकी सिकंदर पर एक पूरा का पूरा डिटेल वीडियो, हाँ, आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री की, जिसमें सब कुछ आपको मिलेगा, कौन कौन से बैटल हुए, किस समय हुए। ठीक है, सिकंदर के बारे में एवरी डिटेल, कैसे कैसे बंटवारा हुआ, हाँ, जब वो जाने लगा भारत से लौटने लगा तो कैसे कैसे बंटवारा। ये मैंने बता ही दिया कि पहले ये इंडस और झेलम के बीच में आंधी है, ये समर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है। फिर ये झेलम पर जब पहुंचेगा तो पोरस पहुंचेगा यहाँ पर, क्योंकि झेलम और चेनाब के बीच का क्षेत्र है पोरस का, और पोरस से लड़ाई होगी। उसमें पोरस बहुत बहादुरी के साथ लड़ता है, लेकिन चूंकि वेस्टर्न राइटर कहते हैं और उसी को हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं कि इसमें पोरस की हार होती है, फिर भी सिकंदर इसकी वीरता से इम्प्रेस होता है और इसके क्षेत्र को लौटा देता है, ये कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ता है ब्यास नदी तक, लेकिन उसके बाद ब्यास नदी के बाद इसके सैनिक मना कर देंगे कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके बहुत सारे रीजन थे। सिकंदर के वीडियो में मैंने अलेक्जेंडर पे जो वीडियो बनाया है, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है। हाँ, बस इतना जान लीजिए कि जब नहीं आएंगे, नहीं बढ़ना चाहेंगे इसके सैनिक ब्यास नदी से, तो सिकंदर लौटेगा सिंधु नदी के मुहाने पर, और सिंधु नदी के मुहाने से एक दो टुकड़ी में बांटेगा, हाँ, 2 ग्रुप में बांटेगा अपने आर्मी को, और एक आर्मी जाएगी स्थल मार्ग से, और सिकंदर भी इसी स्थल मार्ग से जा रहा है, और एक आर्मी जाएगी, नियारकस था इसका लीडर, जो कि जो सेना जो जा रही थी, वो सेना जो सी रूट से जा रही थी, पानी वाले जल मार्ग से, उसका नेतृत्व कर रहा था नियारकस। सिकंदर चूंकि स्थल मार्ग से जा रहा था, तो रास्ते में इराक पड़ेगा, ये इराक देखिए, यही इराक पड़ेगा, यहां से निकलेगा इराक पड़ेगा। ठीक है, और बेबीलोन एक जगह है जहां 323 बीसी में सिकंदर की डेथ हो जाती है। 19 महीने पूरे ये भारत में रहता है। कई बार पीसीएस के एग्जाम में आ जाता है,
या और भी एग्जाम में आ जाता है, जो एसएससी सबके एग्जाम है, कितने दिन रहा सिकंदर भारत में, तो 19 महीने रहा। आपको मेन हमारा आज का जो फोकस था, लड़ाई किससे हुई? दारा थर्ड से। ठीक है, दारा थर्ड किसका किस साम्राज्य का रूलर था? तो हखामनी डायनेस्टी का या ईरानी डायनेस्टी का। ईरानी डायनेस्टी में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? पूरा एशिया माइनर, आज का तुर्की, सीरिया, मिस्र यानी इजिप्ट, इराक, ईरान, बैक्टीरिया, सब कुछ। हाँ, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के बाद ये अफगानिस्तान आएगा और यहां से ये इन करेगा। तो ये पूरा मैंने बता दिया, क्योंकि 40 गुना बड़े साम्राज्य को हराता है हखामनी साम्राज्य। सिकंदर के मैसिडोनियन साम्राज्य से 40 गुना है, बड़ा है, तो इसको कहा गया सिकंदर महान, क्योंकि ये अपने से 40 गुना बड़े साम्राज्य को मात दे रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिकंदर का भारत में प्रवेश नामुमकिन था अगर ये हखामनी साम्राज्य को नहीं हराता। हाँ, इसको हराए बगैर इसका भारत में इन करना नामुमकिन था। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।